वेलकम टू क्वांटम ऑनलाइन क्लासेस दिल्ली। मैं हूं डब्ल्यू अली और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि फिजिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं। तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास की एनसीईआरटी की जो सॉल्यूशन आपको दे रहा था, तो उसी चीज़ को मैं आज कंटिन्यू करने वाला हूं और एक्सरसाइज 1 का वॉल्यूम 1 यानी पार्ट 1 के एक्सरसाइज 1 का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको मैं आज सॉल्व करूंगा आपके लिए। तो गाइज, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई चीज सुझाव में देनी है तो उसके लिए मैंने कमेंट सेक्शन खोल रखा है, तो आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा कि मुझे और क्या चीज करना चाहिए। ठीक है गाइस, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन के सॉल्यूशंस पे आते हैं। मैं आपको यहाँ पर बहुत ही डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ ताकि आपको किसी भी टीचर से पढ़ने की पर्सनली जरूरत ना पड़े। तो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 1.1 देखते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था, लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए, स्पेशली ये वाली बुक वॉल्यूम 1 पार्ट 1 है ना। 2 बुक्स हैं तो आपके पास वॉल्यूम 1 होना चाहिए। तो गाइज, इसमें हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.1। इसमें हम पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन कि a polythene pieces rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 to the power minus 7 कूलम। ठीक है गाइस, एक पॉलिथीन की कोई पीस मान लो, है ना, कोई भी ऐसी पीस मान लो और इसको हम रब कर रहे हैं वूल के साथ। यहां पर कोई दूसरी पीस है, दिस इज वूल एंड दिस इज पॉलीथीन। डियर, हम ये जानते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट को हम रब करते हैं तो रबिंग के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर हो जाता है। तो यहां पर जब दोनों को हम रब किए तो रबिंग के बाद पॉलीथीन जो है, आपका पॉलीथीन जो है वो निगेटिव चार्ज हो जाता है और इस निगेटिव चार्ज की जो वैल्यू गिवन है डियर, वो आपको गिवन है 3 into 10 to the power minus 7 कूलम। ठीक, तो आपसे ये पूछ रहा है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। आपसे ये पूछा कि वूल से कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं पॉलीथीन में आएंगे। तो हम क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से ये जानते हैं कि कोई भी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पे आता है तो वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आता, वो हमेशा इंटीजर के मल्टीपल में आता है। तो हम फ्रॉम द क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल वी हैव क्या जानते हैं सर कि चार्ज डेवलप्ड ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज। तो डियर, आपकी चार्ज कितनी डेवलप हुई है? तो सर 3 into 10 to the power minus 7 कूलम। और ये आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है डियर? 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम। एन की वैल्यू निकालने के लिए बस आप कुछ नहीं करेंगे, इसको बस डिवाइड कर देंगे, ये आपका जो भी आएगा वो आपका आंसर। ठीक है डियर, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन? यस, ऑब्वियस सी बात है। इलेक्ट्रॉन के पास जो मास होता है डियर, वो होता है 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। तो ये यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन्स आए, ये यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बेटा निकल के आए, वो अगर यहां से निकल के इसमें आ रहे हैं तो अपने साथ मास भी लेके आ रहे होंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आए यहां पर ट्रांसफर हुए, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम प्रिसाइसली कंसीडर करें तो इसके साथ जो है मास भी ट्रांसफर हो रहा है। तो वो मास कितना होगा डियर? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन देखिए, आप यहां से n निकाल लेंगे और मास ऑफ टोटल मास ट्रांसफर कितना होगा वो अगर हमको निकालना हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि n इंटू
इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है n.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। तो यहां से आपका क्या है कि टोटल मास ट्रांसफर हो जाएगा, टोटल मास ट्रांसफर ड्यूरिंग चार्जिंग। ठीक है डियर। तो ये इतना मास जो है, ये जो निकल के आया यहां से यहां इलेक्ट्रॉन निकल के आया, इतना मास आपका क्या होगा ट्रांसफर होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही छोटा होता है, तो आपको ये जो है सिग्निफिकेंटली आपको अपीयर नहीं होगा कि उसका मास जो है एक्चुअल में चेंज हुआ है, आप इस चीज को फील नहीं कर सकते। लेकिन आप बहुत ही प्रिसाइसली अगर कंसीडर करोगे तो ऑब्वियसली ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस मास ऑफ द बॉडी इज गेट अल्टर्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1.11। ठीक है डियर, 1.11। अब इसके बाद आते हैं हम 1.12। गाइस क्वेश्चन नंबर 1.12 क्या कह रहा है कि टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर, मतलब क्या हुआ कि सर आपका कॉपर स्फीयर जो है जिस सरफेस पर रखा होगा वो आपका क्या होगा, इंसुलेटर होगा, है ना। और जिस सराउंडिंग में, जिस एटमॉस्फेयर में रखा होगा वो भी क्या होगी, वो एयर जो होगी वो क्या होगी, कंप्लीटली ड्राई होगी, मतलब वो एक इंसुलेटर की तरफ बिहेव करेगी। समझ में आई बात। तो इससे क्या होगा कि जब जिस सरफेस पर रखा है वो भी आपका क्या है, इंसुलेटर, और जिस एटमॉस्फेयर में रखा है वो भी क्या है, इंसुलेटर। तो आपका जो स्फीयर के ऊपर जो चार्ज आएगा डियर, वो कहीं से उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज नहीं करेगी। ठीक है, समझ में आई बात। तो आपको कहा है कि टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर जिसका नाम दे रखा है ए और बी, और दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, दोनों के बीच की क्या है डिस्टेंस, 50 सेंटीमीटर। पूछ रहा है आपसे कि इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स बताइए, और आपको चार्ज की वैल्यू गिवन आपको दे रखी है। ठीक है, दोनों के ऊपर सेम चार्ज है। ठीक है डियर, दोनों के ऊपर सेम चार्ज है। ठीक, अब हम जानते हैं कूलम्ब्स लॉ से कि दो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। उसने ये कह दिया कि इन दोनों की जो रेडियाई है इस 50 सेंटीमीटर सेपरेशन के बीच के रिस्पेक्ट में क्या है, एकदम इग्नोरेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि आप ए और बी को, आप ए एंड बी को एक पॉइंट चार्ज की तरह क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। समझ में आई बात। और हम जानते हैं कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है ना। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है। कुछ और कंडीशंस हैं, दो स्फीयर और एक स्फीयर और एक पॉइंट चार्ज, वो हम नहीं जानते, लेकिन फिलहाल उसने पॉइंट चार्ज जब कह दिया, मतलब आपने आपकी रेडियस जब उसने कह दिया कि रेडियस बहुत छोटा है, तो आप पॉइंट चार्ज आसानी से कंसीडर कर सकते हैं। और जब पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे तो आपका कूलम्ब्स लॉ क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। और जैसे ही कूलम्ब्स लॉ वैलिड हुआ, आप फोर्स की वैल्यू जो है आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर, F की वैल्यू क्या होती है, K Q1 Q2, K की वैल्यू क्या होगी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर इंटू 6.5 × 10⁻⁷ कूलम इंटू 6.5 × 10⁻⁷ कूलम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5 मीटर, और 0.5 मीटर का स्क्वायर आप करोगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी 2.5 मीटर के स्क्वायर। तो इसकी जब वैल्यू वो करोगे तो ये आपका आएगा 25 × 10⁻²। जब इसको हम सॉल्व करेंगे डियर तो ये वैल्यू आएगी 10⁻² न्यूटन। ठीक, सेकेंड पार्ट में आपका क्या कह रहा है, उसने ये कहा कि आप चार्जेस को 2q कर दें और डिस्टेंस को जो है आप क्या कर दें, घटा दें, ऑफ कर दें, तो आपके फोर्सेस में क्या चेंजेस आएगा,
तो आप कुछ ना करें, बस एज इट इज जहां पर Q1 Q2 है वहां पर 2Q2 पुट कर दें, और जहां पर डिस्टेंस है उसको क्या कर दें, हाफ कर दें। तो आप इसमें कैलकुलेशन में चेक करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि ये एज इट इज आ गया, और यहाँ पर दो इस तरीके से 4 इंटू 4 मल्टीपल्स में आएंगे, 2 इंटू 2 एक 4, और ये आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये 4 ऊपर आया तो एक यहाँ इसकी वजह से 4 आया, और ये के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर जो है डियर वो आपका ये फोर्स है। तो ये 1.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 न्यूटन और मल्टीप्लाइड बाई 16, तो इस तरीके से ये आएगा 24 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 1.13 क्या कह रहा है कि सपोज द स्फीयर A and B in example 1.12 have identical size। मतलब अभी आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें दो स्फीयर हमने लिए थे, एक लिया था A और एक लिया था B। तो इसमें ये कह रहा है कि RA इज इक्वल टू RB, मतलब दोनों की साइज क्या है बेटा, आइडेंटिकल है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि a third sphere of same size but uncharged is brought in contact with the sphere first। एक इसी के साइज का एक हम स्फीयर लेकर के आते हैं और ये शुरुआत में अनचार्ज रहता है। क्या रहता है, अनचार्ज्ड। तो अनचार्ज स्फीयर को जब हम किसी चार्ज स्फीयर के पास में लाते हैं डियर, तो देखो क्या है कि इसके पास जो है चार्जेस, इसके पास क्या है कि चार्जेस बहुत ज्यादा हैं और इसके पास चार्ज नहीं है। तो मैंने आपको ये समझा रखा है, देखिए इसमें क्या है कि कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट लगा करके समझाऊं तो एक लाइन में समझ आ जाएगा, लेकिन मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही कॉन्सेप्ट से ये समझा रहा हूँ। मैं आपको ये बताया था कि चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वो मैक्सिमम सेपरेशन रखना चाहते हैं। चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे से मैक्सिमम सेपरेशन पे रहना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसके चार्ज इस पे ट्रांसफर हो जाएंगे। समझ में आ रही बात, दोनों पे, क्योंकि दोनों चार्जेस क्योंकि दोनों स्फीयर आइडेंटिकल हैं, तो इसलिए इसके इन दोनों के ऊपर चार्जेस जो है वो 50-50 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो शुरुआत में इसके ऊपर चार्ज कितना था, Q। तो अगर ये दोनों अनचार्ज स्फीयर को जब हम लेकर के इसके पास आ गए, तो जब इसके पास लेकर के हम आ गए, तो अब इसको जब हम हटाएंगे तो इसके पास जो चार्ज बचेगा वो Q/2 बचेगा। अब उसके बाद जो है जो अनचार्ज स्फीयर था उसको कितना मिल गया, इसको भी Q/2 मिल गया। इसको हम मान लेते हैं C, इसको हम मान लेते हैं चार्ज स्फीयर C। अब वंस अगेन ये जो आपका B है, B के पास कितना चार्ज है डियर, तो Q है। लेकिन जो अब की बार मैं ये जो C लेकर के आया, वंस अगेन जो मैं C लेकर के आया C, तो C के पास कितना था चार्ज, वो था आपका Q/2। तो वंस अगेन चार्जेस क्या है, क्योंकि दोनों स्फीयर आइडेंटिकल है तो दोनों के ऊपर चार्जेस जो है वो 50-50, मतलब टोटल चार्जेस का वो आधा आधा बांट लेंगे। तो यहां पर क्या होगा कि Q प्लस Q/2 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका हो जाएगा डियर 3Q डिवाइडेड बाई 4। अब जो है इन दोनों, अब जो हम C स्फीयर लेके आए थे जो अनचार्ज था, अब इसको हम हटा लेते हैं। तो हटाएंगे तो अब इसके पास चार्ज कितना बचा, दिस इज योर Q/2, और इसके पास कितना चार्ज बचा B के पास, दिस इज 3Q/4। अब क्या है कि इन दोनों की सेपरेशन जो है वो आपकी 50 सेंटीमीटर एज इट इज है, यानी कि R गिवन है आपको, R में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो इस कंडीशन में आपसे ये पूछ रहा है कि भाई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन में क्या चेंज आएगा, तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। तो सर जी K की वैल्यू आप एज इट इज रहने दें, Q की वैल्यू हम क्या डालेंगे Q/2, और Q2 की वैल्यू हम क्या डालेंगे 3Q/4, और R हम एज इट इज लिख देंगे। तो ये आपका देखिए क्या आएगा KQ² डिवाइडेड बाई R², और ऊपर ये जो आएगा 3/8। इसका मतलब ये हुआ कि 1.12 का जो A पार्ट में जो फोर्स की जो वैल्यू आई थी वो यही फोर्स था, और उस फोर्स में हम अगर हम 3/8 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो चीज आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 1.14 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1.14, इसमें ये आपको फिगर गिवन है ना,
ये आपको 3 चार्ज पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ साइन इतना। गाइस यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब ये है कि आपका कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है, इसके ऊपर आपका प्लस चार्ज और यहां पर आपका माइनस चार्ज। ठीक है डियर। अब इसमें क्या है, देखो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, और निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा टर्मिनेट होती है। तो आपका इस रीजन में, मतलब नीचे वाली प्लेट और ऊपर वाली प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, प्लस की वजह से भी नीचे, और ये वाले भाई साहब की वजह से, निगेटिव की वजह से भी नीचे। अच्छा, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आपने यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट क्यों लिया, इसमें तो वैसा कुछ मेंशन नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेटा आपका जो दो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होती है वो एक लाइन की वजह से नहीं होती, वो एक प्लेट की वजह से होती है। इसलिए मैंने यहाँ पर जानबूझ के प्लेट बना दिया। आपके लैंग्वेज में ये मेंशन किया हुआ है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इसलिए मैंने इसको प्लेट से रिप्रेजेंट किया है। अब ये कह रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपकी इधर हो गई, ठीक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो गई, नीचे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में और फोर्स में एक रिलेशन है, F इजिकल टू क्यू इंटू ई। अगर चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव रही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। लेकिन क्या है कि हमने इसको वेलोसिटी जो है तीनों को मैंने इधर प्रोवाइड की है, दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 1, है ना। तो वेलोसिटी मैंने इधर प्रोवाइड की और इसके ऊपर फोर्सेस जो लगा वो या तो नीचे लगेगा या तो ऊपर लगेगा, ठीक, क्योंकि चार्ज का नेचर अगर पॉजिटिव होगा तो फोर्स नीचे, और चार्ज का नेचर अगर निगेटिव होगा तो फोर्स ऊपर। तो चार्ज अगर निगेटिव रहा डियर, और तो फोर्स किधर लगेगा, चार्ज अगर निगेटिव रहा, अगर आपका क्यू निगेटिव रहा तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तो आपका इस फिगर में ये दिखाया हुआ है डियर कि आपका ये जो ऐसे डिफ्लेक्शन हो रहा है वो 1 और 2 दोनों का ऊपर के साइड हो रहा है। इसका मतलब चार्ज 1 और 2 का जो चार्ज का नेचर होगा वो दोनों का दोनों क्या होगा, निगेटिव होगा। लेकिन आपका अगर क्यू पॉजिटिव रहा तो आपका फोर्स जो होगा वो नीचे की तरफ लगेगा, इसीलिए इसका डिफ्लेक्शन जो है वो नीचे की तरफ होगा। आप इधर जा रहे हैं और फोर्स नीचे लगा तो आप नीचे की तरफ खींचेंगे। जैसे क्या होता है डियर, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन का आपको याद होगा कि आप किसी एंगल पे ऐसे फेंकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो mg जो है कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड लगता है, तो वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ ऐसे, उसका जो ऑब्जेक्ट को जो है वो नीचे की तरफ इस तरीके से मूव कराता है। तो इन द सेम वे वही सिचुएशन है, आपकी वेलोसिटी इधर है लेकिन आपका फोर्स जो है वो नीचे की तरफ है। तो थर्ड चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा डियर, वो आपका पॉजिटिव होगा, ठीक। अब उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। तो देखो डियर, जो चार्ज पार्टिकल ज्यादा वर्टिकल डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा उसकी जो है चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगी। देखिए फोर्स जो है F फिजिकल टू क्या हुआ, Q इंटू ई। एक्सेलरेशन क्या हुआ, फोर्स बाई मास, तो ये कितना हो जाएगा, Q बाई एम। ये आपका एक्सेलरेशन किधर है, या तो वर्टिकली अपवर्ड या तो वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर निगेटिव चार्ज रहा तो ऊपर, पॉजिटिव चार्ज रहा तो नीचे। तो y डायरेक्शन में जितना ज्यादा, जो y डायरेक्शन में अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल निकाले चार्ज पार्टिकल की तो वो कितना होगा, ut प्लस हाफ ऑफ a/t²। तो डियर देखिए, आपकी इनिशियल वेलोसिटी u डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए हाफ ऑफ ay की वैल्यू पुट कीजिए, QE/m इंटू t²। तो डियर सबको हमने क्या है, सेम वेलोसिटीज और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भेजा है, तो यहां से लेकर के यहां तक सब जो है एक साथ क्रॉस करेंगे, लेकिन टाइम इंटरवल सेम में
डेल्टा वाई मैक्सिमम जिसमें होगा उसका चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि देखो ई सबके लिए सेम है और टाइम जो है सबके लिए क्या है, सेम है। समझ में आ रही बात। जो थर्ड पार्टिकल का जो डिफ्लेक्शन है वो ग्रेटर है सबसे। तो डेल्टा वाई ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, डेल्टा वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, तो क्यू बाई एम पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू बाई एम इज ग्रेटर। तो ये आपका क्या है, सॉल्यूशन हुआ। ठीक है डियर, इसमें आपको तीनों चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म माननी पड़ेगी, क्योंकि तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 1.15 क्या कहता है क्वेश्चन, कि कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E 3.3 into 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम आई कैप। देखो सिचुएशन कुछ ऐसी है, दिस इज x, दिस इज y and this is z, this is I cap, this is j cap and this is k cap। x डायरेक्शन को हम I cap से दिखाते हैं, y डायरेक्शन को j cap और y एक्सिस के डायरेक्शन को j cap और z को k cap से। आपसे ये कह रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम आई कैप। आपसे ये बोल रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन द अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू yz प्लेन। देखो डियर, y अगर इधर है तो z इस प्लेन में नहीं है, z ये है, z क्या है, ये। बात समझ में आ रही है, ये प्लेन और इसके परपेंडिकुलर ये। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी कुछ ऐसे है ना, ऐसा इलेक्ट्रिक, ये आपका yz है और इसके ऊपर परपेंडिकुलर जो है x एक्सिस वो इधर है। तो y, दिस इज y, दिस इज z एंड दिस इज x। तो x एक्सिस जो है वो yz पर, yz के प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर होगी। समझ में आई बात। ठीक, तो आपका पूछ रहा है कि फ्लक्स कितना हो। अब आपसे पूछ रहा है कि इसके ऊपर जो है आपका एक फ्रेम है 10 सेंटीमीटर का, यानी कि कुछ ऐसा। ठीक, ये जो हैचिंग की है मतलब आपको ऐसा ट्रीट करना है। ठीक है डियर, देखिए तो जब वो आपका एरिया फ्लैट हो, क्या हो, एरिया जो हो वो फ्लैट हो और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हो डियर, वो आपकी क्या हो, कांस्टेंट, कांस्टेंट हो थ्रू आउट द सरफेस, थ्रू आउट द सरफेस। तो इस कंडीशन में जो फ्लक्स की वैल्यू होती है वो होती है E डॉट ए। और बाय डॉट प्रोडक्ट को जो हम डिफाइन करते हैं डियर, ई ए कॉस ऑफ थीटा। थीटा जो होता है वो एंगल बिटवीन ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया। तो डियर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर है और इसका एरिया वेक्टर भी इधर है ना। आपका जब ओपन सरफेस रहता है तो आप इसके एरिया वेक्टर को या तो इधर चूज कर लें या तो इधर चूज कर लें, या यू आर इंडिपेंडेंट टू चूज एनी डायरेक्शन, मतलब या तो उधर या तो बैकवर्ड साइड। ठीक, आपसे पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है डियर, आपसे ये पूछ रहा है कि फ्लक्स की वैल्यू बताएं। तो इस केस में क्या होगा कि आप फ्लक्स फाई ई की जो वैल्यू होगी, देखिए कितनी होगी। ई की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 3 है ना, न्यूटन पर कूलम, और इसका एरिया वेक्टर 10 बाई 100 इंटू 10 बाई 100 स्क्वायर है
तो इसको हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया है ना, मीटर मीटर में, ये भी मीटर ये भी मीटर। तो ये आपका क्या हो गया, आपका एरिया ऑफ स्क्वायर, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब दोनों के बीच की एंगल जो है वो 0 डिग्री हम ले रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा कि 3 इंटू 10⁻³ और ये 0.1 का स्क्वायर, देखो ये 10 10 10 10, ये 1/100, तो ये आपका 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आंसर है। ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है सेकेंड पार्ट में, इसको यहां पर हम कर सकते हैं। इसका जो सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है डियर, कि what is the flux through the same square if the normal to its mix an angle 60 degree with the x axis। देखिए अब जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, अब जो है क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करना है। ये आपका क्या है, नॉर्मल है, एक्स एक्सिस आप इधर ही मान लें। अब मैं अगर प्लेन को 60 डिग्री टिल्ट करूं, देखिए अब ये क्या है, आपका प्लेन है परपेंडिकुलर टू वाई जेड, ये मेरा नॉर्मल है ऐसा। तो मैं अब प्लेन को 60 डिग्री टर्न करूंगा तो मेरा नॉर्मल भी 60 डिग्री टर्न होगा, है ना। अगर मैं प्लेन को इस तरीके से अगर मैं 60 डिग्री टर्न करूं तो देखो नॉर्मल जो है इसके साथ ऐसा है, तुम अपने सामने से देखो। तो जब मैं प्लेन को अगर 30 डिग्री टर्न करूंगा तो मेरा नॉर्मल भी उसके साथ टिल्ट हो रहा है। तो यहां पर नॉर्मल जो है वो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड केस में जो थीटा की वैल्यू लेनी है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, वो आपकी क्या हो जाएगी, वो 60 डिग्री हो जाएगी। ठीक है। एरिया वेक्टर जो होता है बेटा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो नॉर्मल वेक्टर अगर एक्स एक्सिस से यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री एंगल बना रहा है, इसका मतलब एरिया वेक्टर भी क्या है, नॉर्मल के अलाउंग है। तो नॉर्मल और एक्स एक्सिस दोनों के बीच में अगर 60 है तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों के बीच की एंगल भी क्या होगी, 60 डिग्री होगी। तो इसमें कुछ नहीं करना, E इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री, ये आपका 1 सेकेंड 3 इंटू 10⁻³ एरिया की वैल्यू 0.1 इंटू 0.1 और ये आपका क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है डियर। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, ये हो जाएगा बी पार्ट। दिस इज योर 5E। ठीक, इसको उतार लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1.16 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15 थ्रू अ क्यूब ऑफ 15 क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1.16 क्या कह रहा है, मैं इसको रीड कर रहा हूँ, आप अपनी बुक लेकर के बैठना फिर समझना क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15। मतलब आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है वो क्वेश्चन नंबर 1.5 वाली ही लेनी है। तो हम एक लाइन पढ़ें और फिर जो है क्वेश्चन को रीड्रॉ, क्वेश्चन को फिर से हमने क्या किया, इस तरीके से कर लिया। तो E इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम आई कैप। ठीक, अब उसके बाद क्या कह रहा है आगे की लाइन में कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15 थ्रू अ क्यूब ऑफ 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड so that its faces are parallel to coordinate planes। ठीक है डियर। देखो ये आपका क्या है x, ये आपका क्या है y, तो ये आपका क्या हुआ, एक कोऑर्डिनेट प्लेन हुआ। उसके बाद जो है मैं ये ले लिया, दिस इज योर yz प्लेन। ठीक है डियर। अब इस डस्टर को एक क्यूब की तरह ट्रीट कर लो फॉर द टाइम बीइंग। तो वो ये कहना चाह रहा है कि देखो ये डस्टर का इस तरीके से हम अरेंजमेंट करते हैं। तो देखो इससे 6 फेस है ना, एक आपके सामने ये जिसके ऊपर मैंने पकड़ के रखा है, इसके जस्ट पीछे वाला, एक मेरे राइट हैंड साइड में ये जिसके अभी ऊपर टिप कर रहा हूं, एक ये, और एक ऊपर और एक डाउन। तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स के ये सारे प्लेन्स क्यूब के क्या हो रहे हैं, पैरेलल हैं। देखो यहाँ पर इसको ये वाला फेस जो है इसके पैरेलल है,
ये दोनों फेसेस जो है आपके सामने जो दिख रही है ये इस प्लेन के पैरेलल है, समझ में आ रही है। और ये जो अप ये यानी कि जो रबिंग पार्ट वाला जो प्लेन है, अगर ये मैं इसको ऐसे ले लूं XZ प्लेन, तो ये जो रबिंग पार्ट वाला प्लेन है जिसको हम रब कर रहे हैं, ये आपका इसके पैरेलल हो गया। तो इसका मतलब है कि आपका क्यूब जो है वो इस तरीके से रखा है कि उसके सारे प्लेन इस कोऑर्डिनेट प्लेन के क्या हो, पैरेलल हो। तो उस केस में आपका फ्लक्स पूछ रहा है कि क्या होगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम फिगर कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लें बेटा, देखिए ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जैसे भी क्लोज सरफेस जब भी आप डील करेंगे या क्लोज सरफेस जब भी आप पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि एरिया वेक्टर क्लोज सरफेस के केस में हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है और आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो इस फेस में अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, कैसे आ रही है, ऐसा है ना, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रही है आपकी एक्स डायरेक्शन में, ये आपका एक्स है, ठीक। तो इसमें आप ये देखिए कि ये फेस का इलेक्ट्रिक इस फेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, आपकी तरफ। तो अब की बार ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे हैं, परपेंडिकुलर। इसका जो बैकवर्ड पार्ट है ये वाला, इसका पीछे वाला, वो भी क्या होगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो आमने सामने की जो फेस है वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या एंगल बनेगी बेटा, वो 90। तो इन दोनों के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, E डॉट ए 0। अब ऊपर चले आओ, ये जो रबिंग पार्ट है और ये जो नीचे वाला पार्ट है, दोनों ही केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों के केस में क्या होगा, फ्लक्स 0। बचा आपका ये आउटर मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो अवे साइड फेस है, इस फेस के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगी, 0। लेकिन इसके पीछे वाली यानी कि यहाँ पे जो फेस है, ये फेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, मेरी तरफ, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो इधर होगा। तो इस फेस के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। लेकिन इस फेस के बीच में एरिया वेक्टर और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। तो आपका क्या होगा कि 6 फेसेस यानी कि 1 2 और ये सामने, इसका नेमिंग कर देता हूं, A B C D E F G H। तो देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर फॉर किसके लिए, कौन कौन से प्लेन के लिए है, तो A B C D प्लेन, E F G H प्लेन। देखिए A D B H ये आपका ये वाला फेस है ना, ये वाला आपका ये वाला फेस है, और B F G C ये आपका पीछे वाला फेस है। A B C D कौन सा है सर, ऊपर वाला, और E F G H नीचे वाला, E A D H सामने वाला, G C B F पीछे वाला। तो ये क्या है, देखिए इसको A E D H और B F C G, B F C G, ये सारे कंडीशन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर के। तो फ्लक्स थ्रू दीज सरफेसेस क्या हो जाएगा, 0। लेकिन इस केस में क्या है, देखो इस वाली सरफेस में एरिया वेक्टर भी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इधर। क्योंकि ये क्यूब है तो इसका फ्लक्स मान लेते हैं फाई E1 जो है AE cos ऑफ 0, और यहां पर एरिया वेक्टर जो है वो इस साइड है, एरिया वेक्टर A, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस सरफेस के लिए AEFB के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किधर है, इधर। तो फाई E2 कितना हो जाएगा डियर, AE cos ऑफ 180। तो ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो एक क्यूब के अंदर बेटा 6 सरफेसेस होती हैं, इन 4 सरफेसेस के थ्रू तो ऑलरेडी 0 था बिकॉज ही इज परपेंडिकुलर टू ए। बचे 2 रिमेनिंग, तो एक में आपका 0 डिग्री बन रहा है और एक में आपका क्या है, 180 डिग्री बन रहा है। लेकिन एरिया वेक्टर की वैल्यू सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है।
तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, 0। तो फ्लक्स थ्रू हम कह सकते हैं, अब यहां पर इस कंक्लूजन से निकाल सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज 0। ठीक है डियर, इसको नोट कर लें। अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 1.17। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1.17 कि केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स। देखो यार, सबसे पहले तो ये जान लो कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है। ब्लैक बॉक्स साइंटिफिक दुनिया में, इंजीनियरिंग वर्ल्ड में एक ऐसी चीज है, एक ऐसी चीज जिसके इनपुट और आउटपुट पे हम क्या करते हैं, मतलब रहता है इंटरनल फंक्शनिंग क्या होती है इसके बारे में हमें पता नहीं होता। तो वैसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक बॉक्स कहते हैं। तो ब्लैक बॉक्स इज नथिंग बट सिर्फ इनपुट और आउटपुट से हमें मतलब है, अंदर में क्या हो रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है। ठीक, कह रहा है कि सरफेस ऑफ केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स इज इतना। तो व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स? सिंपल सा है यार, गॉस लॉ से हम जानते हैं कि फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस E डॉट dA इज इक्वल टू Q नेट इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है डियर, ठीक। तो व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, आपसे ये पूछ रहा है, ये आपको गिवन है। गिवन कितना है सर? 8.0 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा सो आंसर। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है बेटा 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस वैल्यू को यहां पुट करो, जो आया सो आंसर। इसका बी पार्ट क्या कहता है इस क्वेश्चन का कि सर इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0 कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स? नहीं, गॉस साहब ने ये कहा था कि अगर फ्लक्स 0 है थ्रू द नेट, क्या कह रहे हैं गॉस साहब ने ये कहा था कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स अगर 0 है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स अगर 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यों नेट इनसाइड 0 होगा। हो सकता है कि उसके पास 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन हो। समझ में आ रही बात? नेट चार्ज 0 होना कंपल्शन है, चार्ज का अंदर में 0 होना ये कंपल्शन नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, चार्ज हो भी सकता है। समझ में आ रही बात? नेट चार्ज का होना 0 है। क्वेश्चन नंबर 1.18 आपसे ये कह रहा है कि एक स्क्वायर सरफेस है, एक स्क्वायर सरफेस है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और इस जगह से 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज रखो। ठीक है डियर, तो आपसे पूछ रहा है कि फ्लक्स उस स्क्वायर से कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि अगर आप सिंपल से फॉर्मूले से चलना चाहोगे तो देखो क्या क्या डिफिकल्टीज आती है। क्वेश्चन आपका ये है, यूं मान लो ये आपकी बुक है, ये आपका स्क्वायर मान लो, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, इसका मिड पार्ट जो है यहां से 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है। ठीक, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इसके जस्ट बॉटम वाले पॉइंट के लिए कुछ और होगा, और जैसे जैसे दूर जाओगे, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट के लिए कुछ और, इस पॉइंट के लिए कुछ और, इस पॉइंट के लिए कुछ और, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर। समझ में आ रही बात? तो ई डॉट डी ए का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें सर? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए जैसे 5 सेंटीमीटर ये है ऊपर चार्ज रखा हुआ, तो 5 सेंटीमीटर इसके जस्ट ऊपर एक और हम इसकी तरह स्क्वायर प्लेट लेके चले आते हैं। तो जैसे मान लो कि ये मैंने एक प्लेट रखा और यहाँ पर एक चार्ज है, और 10 सेंटीमीटर ऊपर मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक और स्क्वायर लेकर के आ गया।
ठीक। अब इस तरीके से मैंने क्या किया कि दूसरा स्क्वायर ऐसे ले लिया और फिर चौथा तीसरा स्क्वायर चौथा स्क्वायर ऐसे ले लिया, पांचवा ऐसे और छठा पीछे। तो इसको मैंने क्या किया कि एक क्यूब के सेंटर पे लेके चले आया। जैसे इसको मैं अगर इसका रिकंस्ट्रक्ट करूं तो मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं। मैं इसको बीच में कहीं इस जगह से 5 सेंटीमीटर ऊपर रखा और इस जगह से ये 5 सेंटीमीटर नीचे, और ये टोटल डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है लेंथ। तो मैं ये क्यूब के सेंटर पे आ गया। तो डियर, अगर क्यूब के सेंटर से हम बात करें, क्यूब के सेंटर से, तो क्यूब के सेंटर से 6 फेसेस, जो क्यूब की 6 फेसेस हैं वो सारी की सारी सिमेट्रिक कंडीशन में रहती है। मतलब जैसे जो कंडीशन सेंटर से फर्स्ट फेस का होगा वही सेम सिचुएशन सेम कंडीशन आपका सेकंड फेस का होगा, वही थर्ड का होगा, वही फोर्थ का होगा, वही फिफ्थ का होगा, वही सिक्स का होगा। तो अगर हम मान लें कि उस चार्ज से 150 लाइंस निकल रही है, तो एक क्यूब एक सरफेस के हिस्से में कितनी लाइंस आएगी, क्योंकि वो सारे के सारे सिमेट्रिक। तो एक के हिस्से में बाई सिमेट्रिक 25 जानी चाहिए, और वो सारा का सारा मतलब अगर टोटल फ्लक्स जो है वो आपका कितना है, टोटल फ्लक्स जो है अगर 150 लाइंस निकल रही है तो 150 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। और देखो यहाँ पर एक चीज हमने कर दिया कि इस क्यूब को डियर मैंने इस चार्ज को मैंने एक क्लोज सरफेस के अंदर लेकर के चला आया। तो जैसे ही मैं क्लोज सरफेस के लेकर अंदर चला आया तो E डॉट DA की जो वैल्यू होगी डियर क्लोज सरफेस के थ्रू, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, क्यू नेट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एक ही चार्ज है तो क्यू नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होगी वो टोटल फ्लक्स थ्रू ऑल द सर्फेसेस, यानी कि 6 सर्फेसेस से 6 सर्फेसेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टोटल कितनी निकल रही वो हो गया, दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो वन सरफेस के थ्रू अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, फ्लक्स डिवाइडेड बाई 6, यानी कि Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, Q डिवाइडेड बाई 6 इन दिस विल बी योर आंसर। समझ में आई बात डियर? इसमें कुछ नहीं करना, आपको बस वैल्यू पुट कर लेनी है। Q एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं और 6 से डिवाइड करना है, जो आया सो आंसर। ठीक, कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा, वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1.19, a point charge of 2 microcoulomb as at the center of a cubic Gaussian surface 9 point इतना, what is the net charge, net electric flux through the surface? कुछ नहीं करना यार, क्वेश्चन नंबर जो 1.19 है उसी की तरह है, जस्ट प्रीवियस की तरह। आपको ऐसा गिवन है कि एक क्यूबिक गॉसियन सरफेस है, सेम चीज एज इट इज। अब की बार आपसे ये पूछा है कि इसके सेंटर पर मैंने चार्ज रख दिया तो इस पूरे सरफेस से मेरा, पूरे क्यूबिक सरफेस से मेरा कितना फ्लक्स जाएगा। तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी, जस्ट सिंपली E डॉट DA एंड दिस इज नथिंग बट क्यू नेट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू आपको गिवन है, दिस वन हैज बीन गिवन टू यू 2.0 into 10 to the power 6 minus 6 coulomb and divided by epsilon naught 8.854 into 10 to the power minus 12 coulomb square per Newton meter square। जो आएगा डियर वो आपकी फ्लक्स की वैल्यू होगी। दिस इज योर फ्लक्स। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, 1.19। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। डियर क्वेश्चन नंबर 1.20 क्या कह रहा है कि अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ कितना to pass through a spherical Gaussian surface of something radius centered on the charge। मतलब ये कह रहा है कि आपके पास एक गॉसियन सरफेस है स्फीयर के फॉर्मेट में, जिसके सेंटर पर हमने एक चार्ज को प्लेस कर रखा है। इस चार्ज की वजह से इस गॉसियन सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स की वैल्यू हो रही है वो -1.0 इंटू 10 to the power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आएगी। ठीक, तो आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में
कि भाई साहब अगर हम रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस को हम डबल कर दें तो मेरा फ्लक्स में क्या चेंजेस आएगा। तो डियर हम सबसे पहले तो फ्लक्स की डेफिनेशन ये जानते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू दी क्रॉस सेक्शन। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर, जैसे जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम को पूरा क्लोज कर लो और उसके अंदर एक चार्ज को प्लेस करो, उसके अंदर से मान लिया जाए 100 फील्ड लाइंस अगर निकल रही हैं, तो उस रूम को ऊपर कुछ बड़ी डायमेंशन, जस्ट डायमेंशन को डबल कर लो और उसके अंदर कॉन्सेंट्रिक अपना रूम रखो, है ना। मतलब एक क्यूब रखा, उसके बाद एक बड़ा सा क्यूब बनाया अपने रूम के जस्ट डायमेंशन को डबल करके, तो जितनी फील्ड लाइंस पहले में से निकल रही होंगी उतने ही दूसरे में से निकलेंगी। आई मीन टू से कि अगर मैं इसको कितना भी बड़ा कर दूं, अगर इसके अंदर से फील्ड लाइंस बाहर निकले या अंदर आए, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा कि जितनी फील्ड लाइंस इससे क्रॉस करेंगी उतनी ही फील्ड लाइंस इससे क्रॉस करेंगी। तो आपका क्या होगा कि फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो दोनों ही केस में क्या होगी, सेम होगी, थ्रू S1 और S2। तो ये हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट था। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें इसका जो दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। डियर आपसे फ्लक्स की वैल्यू आपको गिवन है, फ्लक्स इज इक्वल टू होता है Q नेट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q नेट की वैल्यू अगर आप निकालेंगे, एक ही पॉइंट चार्ज है, तो फाई की वैल्यू को साथ -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 ये होगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, जब इसको हम सॉल्व करेंगे डियर, तो देखो चार्ज की वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव में आएगी। तो ये इंडिकेट कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, कि जब चार्ज यहाँ से नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली अंदर की तरफ आएंगी, है ना। और एरिया वेक्टर जो होता है वो बाहर की तरफ होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रेडियली इन्वॉल्व हो रहा है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रही है वो 180 डिग्री बन रही है। तो आपसे क्वेश्चन में अगर ऐसे भी अगर पूछे घुमा करके कि दोनों के बीच में एंगल्स कितना है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो आप 180 डिग्री बोल सकते हैं। और इसी के बेसिस पे आप ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सर जी आपका फ्लक्स नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच में जो है 180 डिग्री एंगल बन रहा होगा। ठीक है, अगर ये स्फीयर के सेंटर पे है तो। ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 1.21 देखते हैं। ठीक है सर, 1.21 डियर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.21 में क्या है कि एक 10 सेंटीमीटर का क्या है कि हमारे पास एक स्फीयर है और इसकी वजह से स्फीयर के सेंटर से 20 सेंटीमीटर पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो गाइस आपसे पूछ रहा है कि इस स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो गिवन है, तो आपको चार्ज की वैल्यू बतानी क्या होगी। तो गॉस लॉ की हेल्प से हम ये जानते हैं कि अगर स्फीयर है, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हमारे पास स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और हमारा पॉइंट जो है स्फीयर के आउटसाइड लाई कर रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि सारा चार्ज जो है इसके सेंटर पर कंसेंट्रेटेड है और इसको हम एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब यहाँ से जो है हम इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि ये रेडियली इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ पर एक नेगेटिव साइन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो चार्ज होगा वो नेगेटिव नेचर का होगा, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेक्टर होती है वो हमेशा टर्मिनेट करती है एक चार्जेस में आकर के। तो ये आपकी अगर चार्ज बॉडी नेगेटिव है तो रेडियली ये इन्वॉल्व होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.2 देखते हैं। ठीक है, only charge conducting sphere of 2.4 मीटर diameter has a surface charge density। एक कंडक्टिंग स्फीयर दिया हुआ है जिसका डायमीटर जो है वो 2.4 मीटर है, इसका मतलब रेडियस जो होगा 1.2 मीटर होगा और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो आपको
80 इंटू 80.0 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये है आपकी सिग्मा। दिस हैज बीन गिवन टू यू। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। देखिए सिग्मा की जो वैल्यू होती है बेटा, सिग्मा होता है टोटल चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो क्यू की वैल्यू जो होगी सिग्मा इंटू ए, और यहाँ पर सरफेस एरिया स्फीयर है, और स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आपको डायमीटर गिवन है, आपको रेडियस क्या हो जाएगा 1.2। तो सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी 80 इंटू 10⁻⁻6, और ये हो जाएगा 4 पाई इंटू रेडियस की जगह पे 1.2 का स्क्वायर पुट कर लेंगे। पाई की वैल्यू जो होती है बेटा 3.14 आप ले सकते हो। इसको जब पुट करके जो भी चीजें आएंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी आंसर। ठीक। What is the total electric flux leaving the surface of the sphere? तो देखो डियर, ये टोटल चार्ज जब अगर हमको मिल गया, ठीक है, टोटल चार्ज अगर मिल गया, तो ये कोई भी एक आर्बिट्ररी गॉसियन सरफेस ले लो, तो आपको टोटल फ्लक्स अगर निकालना होगा फाई ई, तो क्या करेंगे, क्यू नेट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कुछ नहीं करना, क्यू नेट की वैल्यू आपने निकाल ली है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर जो आएगा आपका फ्लक्स आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1.23। An infinite line charge produces an electric field of 9 into 10⁴ Newton per coulomb at a distance of 2 cm. Calculate the linear charge density. यार ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। गॉस लॉ में आपने पढ़ा हुआ है कि डियर ये आपकी इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है ना, और इससे एक आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है पॉइंट पी मान लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी जो होता है बेटा वो लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है आप जानते हैं। आर की वैल्यू जो है वो 2 सेंटीमीटर, यानी कि आर की वैल्यू 0.02 मीटर पुट कर लें। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आप अपने आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, 2 इंटू पाई की जगह पे 3.14, एप्सिलॉन नॉट की जगह पे 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू आर की जगह पे 2 सेंटीमीटर है, तो 0.02, यानी इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। जो आएगा डियर आपका कूलम पर मीटर में आंसर आएगा। ठीक, आप इसको करके देख लें, ये सारी चीजें आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1.24 क्या कह रहा है कि 2 large thin metallic plates are parallel and close to each other. On their inner faces, the plates have surface charge densities of opposite sign of magnitude इतना। What is electric field number A in the outer region of the first plate, in the outer region of second plate, and the in between the plates? देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है डियर कि दो प्लेट्स हैं, है ना, दो मेटालिक प्लेट्स हैं, ठीक, दो मेटालिक प्लेट्स हैं। इसके ऊपर मान लो पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर मान लो नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, कुछ ऐसा रखा हुआ है, एक ऐसा और दूसरा ऐसा। देखो जब सरफेस पर इनर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आए या नेगेटिव चार्ज आए, तो सरफेस पर आने वाला चार्ज जो है वो एक शीट की तरह बिहेव करेगा। जो हमने गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज,
वही चीज ये बिहेव करे, उसी चीज की तरह ये आपका सरफेस का चार्ज करता है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी सिग्मा बाई 2ε0, और उसकी वजह से भी कितनी प्रोड्यूस होगी, सिग्मा बाई 2ε0। लेकिन डियर एक चीज ध्यान दो, इस सरफेस की वजह से रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3, कैलकुलेशन आप खुद करना, ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में टर्मिनेट होगा। दिस इज P एंड दिस इज Q, ये है आपका E गिव Q। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे की तरफ होता है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे। लेकिन दोनों की वैल्यू क्या है, सिग्मा बाई 2ε0, सिग्मा बाई 2ε0, दोनों जो है वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कट करेंगे। इन द सेम सिचुएशन जब रीजन 3 की हम बात करें, तो ये वाले भाई साहब जो है इस साइड प्रोड्यूस करेंगे EP, और ये निगेटिव जो है अपनी तरफ प्रोड्यूस करेगा, दिस इज EK, और दोनों की वैल्यू जो है वो सेम होगी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैंसिल आउट। लेकिन इस रीजन में पॉजिटिव जो है वो इस साइड EP, और निगेटिव जो है अपनी तरफ खींचेगा, मतलब टर्मिनेट होती है, निगेटिव चार्ज में जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होती है। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो इसी डायरेक्शन में आएगी। इसकी वैल्यू सिग्मा बाई 2ε0 और इसकी भी वैल्यू सिग्मा बाई 2ε0, दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो सिग्मा बाई ε0। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन रीजन, इन बिटवीन द रीजन, जो आपका C पार्ट है वो आपका होगा सिग्मा बाई ε0। सिग्मा की वैल्यू आपको गिवन है, सिग्मा की वैल्यू कितनी गिवन है सर, वो गिवन है 17.0 इंटू 10 टू द पावर -2, 17.0 इंटू 10 टू द पावर -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। और F सर की वैल्यू होती है बेटा 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो आया वो आपका क्या होगा, आंसर। समझ में आई बात? तो इस तरीके से डियर हमने क्वेश्चन नंबर 1.11 से 1.24 तक हमने बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस की, सारे क्वेश्चंस के मीनिंग को समझा, सारे क्वेश्चंस कौन सी लाइन क्या कहती है, कौन से टर्म का क्या मीन है, वो मैंने सारी चीज एक्सप्लेन की, कैलकुलेशन मैंने आपके सहारे छोड़ दिया। ठीक है डियर, ठीक। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए गाइस, क्योंकि 12th पॉइंट ऑफ व्यू से 12th एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए ये एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि 12th सीबीएसई में जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से आते हैं। ठीक है सर, तो इसीलिए आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, इसलिए मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।